Welcome to Dive to Learn. In this video, we are discussing December 2019 previous year questions और जैसा कि आपको पता ही है इस सीरीज में जो है हम ना केवल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसके आंसर्स साथ ही साथ जहां कहीं भी पॉसिबल हो हम एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है फ्रेंड्स। चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। डाइव टू लर्न की ऐप जो है ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप जाकर के इसको डाउनलोड जरूर करें और यहाँ से आप अपनी एमसीक्यू प्रिपरेशन को जो है और भी ज्यादा रॉबस्ट बनाएं। हमारे पॉपुलर कोर्सेज में इनरोल करने के लिए जो है आप इन नंबर्स पे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का। उमंग, भीम, ईबिज या फिर स्वयं। देखिए डिजिटल इनिशिएटिव्स है, ये डिजिटल इनिशिएटिव जो है न्यूली एडेड पोर्शन का हिस्सा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के जो है काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पे G2B सर्विस है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको यूपीआई कहते हैं, एंड सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर एक भी ऑप्शन आपको क्लियर होगा तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। स्वयं क्या हो सकता है फ्रेंड्स? स्वयं एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डी का 2। सो आप देखेंगे ऑप्शंस में जो है यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उमंग विल बी सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, न्यूली लॉन्च्ड जो है पोर्टल है यह। भीम इज द यूपीआई, वी ऑल नो। E-business is G2B service, government to business, and स्वयं is a learning platform। तो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिस्टोरिक प्लेसेस और वहाँ पे कौन सी डिसिप्लिन की पढ़ाई की जाती है। देखिए हायर एजुकेशन में जो है इन इंस्टीट्यूशन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे इंस्टीट्यूशंस के पिकुलैरिटीज क्या क्या थी और इनके जो है फेमस जो स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर कुछ वर्क्स रहे हैं, ये सारा चीज आपको इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होनी चाहिए। आपको इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया एज वेल एज मॉडर्न इंडिया पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का अर्थ ये नहीं होता है कि पिछले साल में क्या क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिपीट नहीं होते, बट वहां से आप जो है इन्फ्रेंसेस ले सकते हैं कि व्हाट इज द रीसेंट ट्रेंड गोइंग ऑन। इसलिए हमने जो है शुरुआत जो है दिसंबर 2019 के क्वेश्चन से की है। तक्षशिला, उज्जैन, सारनाथ और अजंता, ये सारे हिस्टोरिक प्लेसेस दिए हुए हैं। डिसिप्लिन की यदि हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी, बुद्धिज्म, आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड मेडिसिन। अगेन अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है, जैसे कि मुझे पता था उज्जैन में जो है क्या होती है आपकी एस्ट्रोनॉमी की जो है फेमस है एस्ट्रोनॉमी के लिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। महाकाल का मंदिर भी है उज्जैन में, सो उज्जैन इज फॉर एस्ट्रोनॉमी, तक्षशिला इज मेडिसिन, सारनाथ इज बुद्धिज्म, सारनाथ पिलर्स फेमस है फ्रेंड्स, एंड अजंता जो है आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स। तो ये था इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द पीरियड इन विच इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ लर्निंग। देखिए जैसे हमने आपके साथ हर एक पीरियड डिस्कस किया है, राइट फ्रॉम एंशिएंट वैदिक पीरियड टू बुद्धिस्ट पीरियड, उसके बाद जो है हमने मुस्लिम पीरियड डिस्कस किया था और उसके बाद जो है मॉडर्न इंडिया आता है। आपका सिलेबस यदि आप पेपर 1 का देखें तो ऐसे ही डिवाइस किया गया है, तो हर एक पीरियड के बारे में जो है आपको बेसिक नॉलेज जो है होना चाहिए। और यह काफी आसान सा फ्रेंड्स है। गुप्त पीरियड, मुगल पीरियड, बुद्ध पीरियड या फिर ब्रिटिश पीरियड। तो राइट आंसर इज गुप्त पीरियड। गुप्त काल को जो है गुप्त काल में जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बहुत ही फेमस जो है पीरियड रहा है, काफी स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारा। अगर आपने देखिए हिस्ट्री भी जो है एंशिएंट इंडिया का एक हिस्सा बनता है, तो थोड़ी सी रुचि जिनको हिस्ट्री में होती है या फिर जैसे हिस्ट्री जिनके इंटरेस्ट का विषय रहता है उनके लिए जो है यह बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। हालांकि जिनको हिस्ट्री फेवरेट नहीं होता है उनको हायर एजुकेशन में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जो है डीप में क्वेश्चन आते हैं। आपको ये सारे पीरियड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको ब्रिटिश इंडिया से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बुद्ध पीरियड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुगल पीरियड से। सो एक बेसिक ओवरव्यू इस चारों पीरियड का जो है आप जरूर ले लें। अगेन डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन है और उसके डिस्क्रिप्शंस है। फ्रेंड्स देखिए ये जो क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर वीडियो की यदि हम बात करें या पूरी सीरीज की हम बात करें, तो जैसा कि कई बार हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस है वो कई सारे शिफ्ट को कंबाइन करके लिए आपके लिए लाया गया है ताकि आपका समय बच सके। एक
एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन करने में बिलीव नहीं रहती हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन में आप देखेंगे एक शिफ्ट में 5 ही क्वेश्चन एक ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन करने से वीडियो काफी छोटा हो जाता है। इसलिए हमने कंबाइन कर दिया है ताकि एक ही वीडियो में जो है काफी सारा ज्ञान आपको मिल सके, काफी सारा कंटेंट मिल सके। तो साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इससे मदद होते रहे। इनिशिएटिव्स लिस्ट 1 की यदि हम बात करते हैं तो विद्वान, डिजी लॉकर, सक्षत एंड शोध गंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की यदि हम बात करते हैं तो रिपोजिटरी फॉर फुल टेक्स्ट थीसिस, ई बुक्स एंड जर्नल्स। सो आपको ये चीज पता है कि ये जो डी है इसका क्या आंसर बनता है, इसका बनता है 1। तो यहीं से आपको जो है एक शॉर्ट अगर एक भी ऑप्शन पे आप श्योर है तो एग्जाम में आप समय की बचत ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको जो है टाइम का कमी हो रहा है, हालांकि बाकी ऑप्शंस भी बाद में जाकर के आप मैच जरूर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो इसको जो है पूरा का पूरा जरूर करें। तो देखिए, शोध गंगा रिपोजिटरी फॉर फुल थीसिस, ई बुक्स, जर्नल्स। विद्वान की यदि हम बात करें तो इट इज डेटाबेस ऑफ लीडिंग साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। Sakshat is educational portal to facilitate learning, and DigiLocker is platform for issuance and verification of documents. फ्रेंड्स देखिए, अगर हम चीजों का कॉन्टेक्स्ट याद रखते हैं तो अगर एग्जाम में इनमें से एक भी ऑप्शन अगर वापस रिपीट होता है, देखिए क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है लेकिन ऑप्शंस रिपीट होने के खासा चांसेस होते हैं। तो हम थोड़ी सी जो चर्चा है इन पर जो है विस्तार से कर लें ताकि आगे अगर एग्जाम में ऐसे एक भी ऑप्शन आपको देखने को मिले तो आप आसानी से जो है उनको आंसर कर पाए। चलिए देखिए, नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी की हम बात करते हैं। सो ये जो मिशन था ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एमएचआरडी के द्वारा टू लिवरेज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड करके टीचिंग एंड लर्निंग को कैसे बेहतर बनाया जा सके, यही पूरा मिशन है, नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप एक क्वेश्चन जरूर ही एस्पेक्ट करें। जैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स का ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया था, इससे पहले भी हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव का यह भी क्वेश्चन जो है दूसरे शिफ्ट में आया था। तो कई सारे शिफ्ट में आपको देखने को मिले हैं और रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से आपको डिजिटल इनिशिएटिव से एक न एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इससे बेस्ड भी एक क्वेश्चन हम आगे आने वाले स्लाइड्स या फिर वीडियो में हम देखेंगे। और इस मिशन की यदि हम बात करते हैं तो इसके 2 मेजर कंपोनेंट है। एक तो है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना अलोंग विद प्रोविजन फॉर एक्सेस डिवाइस टू इट्स इंस्ट्रूमेंट लर्नर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज कंटेंट जनरेशन, एक तो आप हर जगह कंटेंट को पहुंचा सके, उसकी पहुंच अच्छी हो सके और गुणवत्ता की वाली क्वालिटी कंटेंट हो सके। और तीसरी बात है इक्विटी, यहाँ पे जो है हर जगह इसकी एक्सेस हो सके और कंटेंट जनरेशन जो है बिल्कुल हाई क्वालिटी का हो सके। विद्वान जो क्वेश्चन के ऑप्शन में था, आप देखेंगे एक पोर्टल है, यहाँ पर आप देखिए एक्सपर्ट डेटाबेस ऑफ नेशनल रिसर्चर एंड नेटवर्क है। यहाँ पे इतने सारे 39,000 प्लस जो है यहाँ पे एक्सपर्ट रजिस्टर्स हैं, 5,000 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इट्स 6 लाख प्लस साइटेशन। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट गोइंग बाय द डेटा, बट आप अगर एक बार पोर्टल पे जाके देखिए, इसका टैगलाइन ही कहता है एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। तो यह डेटाबेस किसका है? एक्सपर्ट्स का डेटाबेस है, ऑर्गेनाइजेशंस का डेटाबेस है और रिसर्च नेटवर्क के लिए जो है काफी बेहतरीन प्लेस है एमएचआरडी द्वारा। तो आप ऐसे वेबसाइट्स को जाके वन टाइम स्वयं विजिट करें, तभी आपको जो है कंटेक्स्ट बहुत ही आसानी से याद रहेगा। Vidwan is a premier database of profile of scientists, researcher and other faculty members working at leading academic institutions and research and development organizations involved in teaching and research in India. So it's basically a database which is mentioned very much. ये हमें समझ में आ गया है। It provides information about experts background, expert जो है किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनका क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, what work they have done, what work they have published, their skills, their accomplishments, research identity, etc. The database developed and maintained by Information and Library Network Center, that is InflibNet, with the financial support from National Mission on Education, that is NME-ICT. The database would be instrumental in selection of the panel of experts for various committees, task force established by ministries or government establishments for monitoring
and evaluation purpose. So ये था आपका ई विद्वान. नेक्स्ट हम बात करते हैं शोध गंगा. शोध गंगा का टैगलाइन ही है, इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ Indian thesis. So it is a repository developed to contain an electronic copy of all MPhil PhD thesis to make it accessible to all institutions. इसमें क्या है, जो भी आपके रिसर्च के थीसिस होते हैं, आपके पब्लिकेशंस होते हैं, उसका यह पूरा रिजर्वॉयर है. The task of setting up of this repository is assigned to Information and Library Network. InflipNet जो है यह मॉनिटर करता है, एंड Inter-University Center for UGC. The InflipNet Center is also maintaining another repository known by the name of शोध गंगोत्री. तो चाहे हम शोध गंगा की बात करें या फिर हम शोध गंगोत्री की बात करें, यह दोनों मेंटेन करता है InflipNet. एंड शोध गंगोत्री क्या है? शोध गंगोत्री एक रिपोजिटरी है, सिनॉप्सिस एंड रिसर्च प्रपोजल ऑफ PhD प्रोग्राम इन इंडियन यूनिवर्सिटी. सो शोध गंगोत्री में आपको सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल्स मिलते हैं, और शोध गंगा में जो है आपको, शोध गंगा में आपको थीसिस, PhD थीसिस या MPhil थीसिस कहें, इनके रिजर्वॉयर है ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस. सो नेक्स्ट इज डिजी लॉकर. डिजी लॉकर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इशूइंग अथॉरिटी होता है वह इशू करता है डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली. सिटीजन्स हो गए जो कि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने digital documents को access करें. Then you will be in the category of requesters. So this is the how DigiLocker works. So targeted at the idea of paperless governance, DigiLocker is a platform for issuance and verification of documents and certificates in a digital way. So मान लीजिए आपने जो है आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक इंस्टीट्यूशन में जो है एडमिशन चाहिए. आप क्या कर सकते हो, आपने जो डिग्री है, डिग्री इशूइंग जो यूनिवर्सिटी है, आप उसको कह सकते हो कि आप हमें डिजिटली डॉक्यूमेंट दे दो और आप यहाँ पर डिजिलॉकर में उसको डिपॉजिट कर दो. अब मान लीजिए आप किसी और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी जो है रिसर्च जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एजेंसी जो हो गई, थर्ड पार्टी हो गई, रिक्वेस्ट करेगी कि आपका डॉक्यूमेंट वो जो है ऑनलाइन वेरीफाई कैसे करें. सो यहाँ पे डिजिलॉकर प्ले करता है. डिजिलॉकर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देता है. डिजिलॉकर आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है सर्टिफिकेट्स को हो गया वेरीफाई कर देता है. तो यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं है. डिजिलॉकर पे आपने अगर रजिस्टर किया है तो आप ये चीजें कर सकते हैं. इंडियन सिटीजन्स हु साइंस अप फॉर डिजिलॉकर अकाउंट गेट्स अ डेडिकेटेड cloud storage that is linked to Aadhaar number. The platform has the following benefits. Citizen can access DigiLocker documents anytime, anywhere and share it online. This is convenient and time saving, as well as it reduces the administrative overhead of government department by minimizing the use of paper. DigiLocker makes it easier to validate authenticity of documents as they are issued directly by the registered users. Self-uploaded documents can be digitally signed using e-sign facility, which is similar to the process of self-attestation. So DigiLocker is very, very important. DigiLocker tagline is document wallet to empower citizens. की स्टेक होल्डर्स इन डिजिलॉकर सिस्टम की बात करें तो इस डायग्राम से हमने समझा इश्यूअर कौन होता है. एंटिटी विच इज इशूइंग ई डॉक्यूमेंट्स टू इंडिविजुअल्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेकिंग देम इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल. दैट इज लेट्स से CBSE हो सकता है, रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया. तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके कहाँ पर आ गए? इशूअर, यानी कि इस कैटेगरी में आ गए हु इशूज डॉक्यूमेंट digitally. Then is your requester, entity requesting access to some particular e-document stored within a depository. That is, it can be a university. मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट है और आपने सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं, तो फ्यूचर में आप जो है कोई और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर आप पासपोर्ट ऑफिस जो है रिक्वेस्टर बन सकता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस एक्सेट्रा. Resident is an individual who are the users of this facility. Individuals who uses DigiLocker based on Aadhaar number. The main technology component of Digi system are repository, यानी कि collection of documents that is exposed to standard APIs for secure real-time access,
Access gateway, secure online mechanism for requester to access e-document from various depositories in real time using URI. And DigiLocker portal, dedicated cloud-based personal storage space linked to each resident's Aadhaar. And for more details, you can visit this website yourself so that you get a better idea. नेक्स्ट ऑप्शन वॉज साक्षत. साक्षत क्या है? साक्षत जो है यहाँ पर आप देखेंगे लिवरेज द पावर ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन. सो साक्षत हैज अ रिपोजिटरी एंड दिस इज टेकन फ्रॉम साक्षत वेबसाइट डायरेक्टली. It is again an initiative under NMEICT, National Mission on Education through ICT, a landmark initiative of MHRD to address all education and related needs of the students, teacher, lifelong learners. So यहाँ पे जो है 4 quadrants है. Text with annotation for better understanding, that is video lectures, animation and simulations, related website link and other web resources, and self-assessment, FAQs and activities. So Sakshat is one-stop education portal. Sakshat portal addresses the education requirements of learners from kindergarten to PhD. So all the learning content would be disseminated through Sakshat free of cost. The portal was developed by e-Gyankosh of IGNOU. That is important, एग्जाम पर्सपेक्टिव से important है कि साक्षत पोर्टल, नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि साक्षत पोर्टल किन्होंने डेवलप किया था. सो दैट इज एन इनिशिएटिव अंडर e-Gyankosh of IGNOU and was launched by the then President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, on October 2006. Again www.sakshat.ac.in पर जाकर के जो है आप इसकी और भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज योर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम. सो स्टडी इन इंडिया हम जो है बाहर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यह प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था. The Ministry of Human Resource and Development, HRD, in collaboration with Ministry of External Affairs, has approved Study in India program to attract foreign students to pursue higher education in India. The program is similar to initiative launched by Australia, Malaysia. So ऐसा नहीं है कि इंडिया केवल अकेला देश है जो ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करता रहता है. ऑस्ट्रेलिया का जो है काफी ज्यादा इस क्षेत्र में आगे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो है इकोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशनल प्रोग्राम से होता है. साथ ही साथ मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा एंड आर कपल ऑफ कंट्रीज टू नेम अ फ्यू. सो बैकग्राउंड की यदि हम बात करें, द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ 10 to 15% ऑफ सुपरन्यूमरी सीट्स फॉर foreign students in higher education. This provision remains largely underutilized across universities and colleges. So unfortunately, we are not able to leverage it to full extent. Currently, India is home to about 45,000 international students, which accounts for just 1% of the global mobility. So we have a way to go, and there is a lot of scope for improvement. It was one of the regions of Indian institutions' lower global rankings, which has continued even in the QS 2021 ranking. And by launching Study in India program, the government hopes to attract 1.5 lakh to 2 lakh international students by 2022. So this was an ambitious project. Now, maybe because of the recent pandemic, it may take some more time to spread it more. एम्स की यदि हम बात करें तो अगेन बूस्टिंग कंट्रीज शेयर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, improve global reputation and ranking of Indian educational institutions, encourage more students to choose India as destination for higher education, and double India's market share of global education exports from less than 1% to 2%. 1% से लेकर के 2% तक ले जाने का ambitious target है. Let's see how it goes, and 2022 will be the time where we can expect it more. This year, due to slowdown, most of the universities are in the process of deferring enrollments even for Indian citizens. So that was Study in India. The program will provide meritorious students fee waiver and scholarship. Like यहाँ पे आप देखेंगे कौन से कंट्रीज को हम पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं. Primarily Asia or African countries like Nepal, Vietnam, Saudi Arabia, Kazakhstan, Nigeria, Malaysia, Thailand, Egypt, Iran, Kuwait, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Rwanda are among few other countries. So government will offer
complete fee waiver here. To top 25% meritorious application, 25% को complete fee waiver देने की बात की गई है. 50% waiver to next 25 and 25% to next 25. तो ये जो है proposed fee waiver डिसाइड किया गया है. और institutes concerned will bear the expenses on the fee waiver based on cross subsidization through their existing funding. The seats of foreign students will not affect seats which are meant for Indian students in any educational institutes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऐसा बात नहीं है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम फॉरेन स्टूडेंट्स को स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत सीट बढ़ाने की बात की जा रही है, 1% से उनका जो है ग्लोबली शेयर 2% तक ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा नहीं कि इसकी वजह से इंडियन सीट्स इम्पैक्ट होगा या इंडियन सीट कर्टेल होगा. इंडियन सीट्स विल बी इंटैक्ट एज इट इज. Another initiatives under NMEICT, these are very very important initiatives. So we have included यहाँ से भी एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. और ये सारा कुछ जो है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, दैट इज NMEICT के अंतर्गत ही आता है. इनफिलिपनेट सेंटर has developed web-based interface called विद्यामित्र. विद्यामित्र क्या है? इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है. यहाँ पे आपको जो है ई कंटेंट मिलेगा which is developed and funded under NMEICT. There are more than 50 projects on e-content under NMEICT which are being developed in various disciplines like science, arts, engineering, social science, etc. through various Indian institutions and universities and colleges, etc. So यहाँ पर विद्यामित्र is a e-content portal. ये आपको ध्यान में रखना है, important from exam perspective. e-Acharya is again integrated e-content portal. यहाँ पे जो है आपको repository of the content shall also have a metadata of all these content and it shall form a vertical of National Digital Library. NDL जो है हमारा, इसका एक वर्टिकल बनेगा e-Acharya, इसलिए यह बहुत ज़्यादा important है friends, and it is implemented by IIT Kharagpur. e-Acharya shall be backed by robust 24/7 data center which shall be integrated with the NMEICT cloud network set up at NIC NKD data center by the IIT Delhi and called Badal. So Badal जो है आपका cloud based Indian version है. The MOOC being produced under NMEICT shall also be uploaded on e-Acharya. So जो भी जैसे कि MOOC पोर्टल्स हो गए हैं जैसे कि स्वयं वगैरह, तो उनके भी कंटेंट यहाँ पे NMEICT के अंतर्गत आकर के e-Acharya पे अपलोड होंगे. सो e-Acharya ई कंटेंट पोर्टल है और सिमिलर ही वे में आपका विद्यामित्र जो भी है वो भी ई कंटेंट पोर्टल है. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट पोर्टल के यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट ऑन क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन इज ऑल्सो कॉल्ड ई-कल्पा. सो ई-कल्पा की हम बात करते हैं तो ई-कल्पा किससे डील करता है? डिजाइन से डील करता है. इट इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, Government of India as part of National Mission in Education through Information and Technology. Again, e-Kalpa is also a part of NMEICT. e-Kalpa will be collaboratively developed by 3 institutions: IDC at IIT Bombay, NID at Bangalore and DOD at IIT Guwahati, along with the support of other design related institutions and organizations. So exam perspective से आपको इतना ध्यान में रखना है कि e-Kalpa is to do with design. की थीम्स यदि हम बात करते हैं ई-कल्पा की तो डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट फॉर लर्निंग डिजाइन विथ डिस्टेंस ई लर्निंग प्रोग्राम्स ऑन डिजाइन, सोशल नेटवर्किंग साथ साथ में फॉर हायर लर्निंग विथ कोलैबोरेटिंग लर्निंग स्पेस फॉर डिजाइन फॉर सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस इंटरेक्शन एंड डिजिटल डिजाइन रिसोर्स डेटाबेस इंक्लूडिंग द क्राफ्ट सेक्टर. सो ये था आपका ई-कल्पा. नेक्स्ट हम बात करते हैं ई-पाठशाला. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मूक भी देखने को मिलेगा. यहाँ पे जो है कई सारे अध्ययन है, ई अध्ययन है, मूक हो गया, ई पाठ्य है, तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है. ई-पाठशाला इज एन इनिशिएटिव ऑफ again MHRD under NMEICT being executed by UGC. The content and quality is a key component of education system. Curriculum based interactive
ई कंटेंट इन 70 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे काफी सारा कुछ, या इनफैक्ट यहाँ पे आपको आपके जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कोर्सेज है वहाँ उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको चाहिए, आप ये वेबसाइट पर जाकर के जो है वो सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और काफी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जिनके द्वारा ये मटेरियल्स प्रिपेयर किया गया है, काफी रिच कंटेंट है। तो ये आपके लिए आगे भी फ्यूचर के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो ई पाठशाला आपको ध्यान में रखना है। ई पाठशाला इज अ गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। नेक्स्ट इज योर INDCAT ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप फिल्टर करके इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप कैटलॉग आपको पता चल जाएगा, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनका जो है डेटाबेस एक साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो वेदर इट्स बुक्स, वेदर इट्स थीसिस, वेदर इट्स सीरियल, सो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट वेयर इट इज लोकेटेड एंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर रिसर्च पर्सपेक्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, स्वयं स्पोकन ट्यूटोरियल, ई ग्रंथालय एंड ई यंत्र। सो आप देखेंगे अगेन जो है यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव से लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। सो स्वयं की यदि यहाँ पे भी अगेन आपको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आपको जो भी इनमें से आता है जो भी उसके हिसाब से जो है फर्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्पस की हम बात करें तो कहता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, रोबोटिक्स कंपटीशन, promotes IT literacy through open source software and personalized and adaptive learning. So चलिए इसको मैच करके देखते हैं। स्वयं पर्सनलाइज्ड एंड एडॉप्टिव लर्निंग है। यहाँ पर आप जो है क्रेडिट बेस्ड लर्निंग करते हैं। साथ ही साथ ये जो है इंडिया का मूक प्लेटफॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत स्वयं है। सो स्वयं का भी वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं बाकी ज्यादा जानकारी। स्वयं से हर बार एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज स्पोकन ट्यूटोरियल्स प्रमोट्स IT लिटरेसी थ्रू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ई ग्रंथालय, ग्रंथालय अगर आपको हिंदी इसका शब्द भी पता है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रंथालय इज फॉर लाइब्रेरी, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एंड ई यंत्र, so e-yantra is to do with robotics competition. So e-yantra is technology based portal. So e-yantra का भी पोर्टल आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये बाकी सारे जो है पोर्टल्स डिस्कस करेंगे, ये सारे ऑप्शंस भी हम कोशिश करेंगे इंटीग्रेट करने की, बिकॉज अदरवाइज ये एक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस करके इसको वाइंड अप करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ एजुकेशन हैविंग हाई पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एस्टीम, कमिटमेंट टू personal fulfillment, ethical judgment and social responsibility for the following. So ये सारा कुछ किस में आता है? बहुत ही आसान सा ऑप्शन इसका, वैल्यू एजुकेशन। जब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमिज्म की, सेल्फ एस्टीम की, कमिटमेंट टू पर्सनल फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं, एथिकल जजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है फ्रेंड्स वैल्यू एजुकेशन के बनते हैं। सिलेबस में अगर हम देखते हैं हायर एजुकेशन का, सो वैल्यू एजुकेशन इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड। और आज के रिसेंट टाइम्स में भी आपको एथिक्स हो गया, वैल्यू एजुकेशन हो गया, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो इसको भी आप जरूर डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन कमिटीज के ऊपर है यह, और उनके रिकमेंडेशन के ऊपर है। राधा कृष्ण कमीशन, मुदालियार कमीशन, कोठारी कमीशन एंड सैम पिट्रोडा कमीशन। चलिए इसको मैच कर लेते हैं। राधा कृष्णन कमीशन बात करता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। मुदालियार कमीशन जो है यह पहली बार 3 years ऑफ सेकेंडरी एंड 4 years ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम को उसने प्रमोट किया था। कोठारी कमीशन जो है 3 years ऑफ डिग्री एंड 4 years ऑफ ऑनर्स डिग्री कोर्स को प्रमोट करता था। और सैम पित्रोदा कमीशन बात किया था रीस्ट्रक्चरिंग करिकुलम ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल्स। सो एक बार इन कमीशंस के रिकमेंडेशंस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुदालियार कमीशन 1952-1953 में आया था। उसको पॉपुलरली सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। इट रिकमेंडेड यूजिंग अ 3-year secondary and a 4-year higher education system. It also advocated setting up of multi-purpose school and vocational training institutions. टीचर ट्रेनिंग पे भी इसने जो है खासा जोर दिया था।
The pupil teachers teachers should be trained in 1 or 2 extra curriculum activities also. So this is a very important commission. And now the most important commission जिसे हर बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, that is कोठारी कमीशन. इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. 1966 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी. 1964 में इस पे काम स्टार्ट हुआ था. इसका जो नाम है वह है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसको पॉपुलरली जो है जानते हैं कोठारी कमीशन के नाम से. काफी सारे रिकमेंडेशन दिए गए थे, तो चलिए कुछ रिकमेंडेशन पर एक बार चर्चा करते हैं. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, पहली बार 10+2+3 पैटर्न जो अक्रॉस द कंट्री लागू किया गया था वह इनके ही रिकमेंडेशन से था. इट एडवाइज्ड, और इसी को जो है इसी को बेस मान करके, कोठारी कमीशन को बेस मान करके हमारी पहली जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1968 में आई थी, इसी को बेस मान के आई थी. इट एडवाइज्ड दैट pre-primary education which had different names such as kindergarten, Montessori, pre-basic should be renamed as pre-primary and primary education, lower primary. तो ये सारा कुछ रिकमेंडेशन ये इन्हीं कमीशन का था, कोठारी कमीशन का. It further classified schooling as upper primary or higher primary up to high school, that is 10th standard. The undergraduate education was identified as 11th and 12th standard under the name of higher secondary or pre-university. तो ये पूरी क्लासिफिकेशन की थी इन्होंने 10+2+3. इसके अलावा लोअर ग्रेड्स की भी इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी. The graduate studies were recommended to be standardized 3 years course and 4 year course. ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है 12th के बाद वो या तो 3 साल की हो या तो 4 साल की हो अगर ऑनर्स कोर्स के केस में. और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है that is 6% of the national income should be spent on education. So till date we failed terribly on this point. ये जो काफी ambitious जो है रिकमेंडेशन था, इसको हम दुर्भाग्यवश आज भी फुलफिल नहीं कर पाए हैं. 6% of the national income to be spent on education. सैम पेट्रोडा कमेटी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इट वाज सेट अप इन 2005. इट इज पॉपुलरली नोन एज नेशनल नॉलेज कमीशन. इट रिकमेंडेड restructuring of curriculum to meet the demand of multidisciplinary professionals and criteria-based resource allocation to ensure the maintenance of standards and strategic preference to promote excellence in higher education. Again, very very important commission. यह बात करता है कि curriculum को जो है restructure किया जाए और इसके बाद जो है multidisciplinary professionals की जो डिमांड है उसको कैसे मीट किया जाए, उसके लिए जो है कैसे रिसोर्सेस एलोकेट किए जाए ताकि गुणवत्ता जो है टीचर्स की बनी रहे. सो ऑल दीज आर कपल ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सैम पेट्रोडा कमेटी 2005. नेक्स्ट बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कमीशन की, दैट इज योर राधा कृष्णन कमीशन. सो यहाँ से भी एग्जाम में आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है फ्रेंड्स. सो बात करते हैं. इट रिकमेंडेड 18 periods in a week, but research student should have between 12 to 15 periods. 3 phases of education: general education, liberal education and occupational education. PhD degree should be 2 years and the students and examination should include a thesis and viva voce. Uniform system of classification. A candidate should get 70% of the more marks to get first class, 55 to 69% for second class and at least 40% for third class. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पासिंग परसेंटेज है यह काफी ज्यादा हाई था, जिसको अब जाकर के जो है कम कर दिया गया है. नो सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स. तो ये सारे जो टिपिकल रिकमेंडेशन है, अगर एग्जाम में नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो ये चीजें आप नोट जरूर ले लें. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. यह था पार्ट 1. इसके कई और भी पार्ट जो है इसको 2 से 3 पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना काफी बड़ा हो जाता है वीडियो. सो अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी और कमीशन या कमिटीज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रीच आउट करें. और अगर आपको लगता है हायर एजुकेशन की किसी और टॉपिक पे हमें वीडियो लेकर आना है तो यह भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले. लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.